हेलो दोस्त। स्वागत है आपका जीत चौहान एआरसी में। तो देखिए दोस्त, जीवन की मौलिक इकाई के बारे में हमने टॉपिक पढ़ चुका था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन जो दिए गए उसको हल करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया उसमें क्या है, कोशिका की खोज किसने और कैसे की। तो पहले ही आप लोगों को पीछे पढ़ा चुका हूँ। देखिए, वहाँ पे बताया था मैंने, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। उन्होंने स्वनिर्मित कोशिका के आकार की एक पतली काट के अवलोकन पर पाया कि अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिनकी संरचना मधुमक्खी की छत्ते की जैसे मालूम पड़ती है। इन प्रकोष्ठों को उन्होंने कोशिका कहा। कोशिका का लैटिन शब्द जिसका अर्थ है छोटा कमरा। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, कोशिका कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवन के सभी क्रियाकलापों को करने में सक्षम सक्षम होती है। सभी कोशिका कोशिका से बने होते हैं। कोशिका के अंदर कोशिकांग 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 होते हैं जिसके कारण कोई कोशिका जीवित रहती है, सभी कार्य करती है। एक कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई यानी फंडामेंटल यूनिट बनाते हैं जिसे हम कोशिका कहते हैं। तो देखिए, एनसीईआरटी बुक लीजिए, 9th की एनसीईआरटी बुक में सब मेंशन किया। बस आप लोग को बुक खोल के बैठना है। नोट्स भी बना रही है, अगर नोट्स बना रहे हैं लिख लिखे तो और अच्छी बात है, क्योंकि इससे और चीजें क्लियर होंगी। ठीक। तो देखिए, एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पृष्ठ नंबर 68 खोलिए। अब उसमें चलते हैं। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 68 पे चलते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है, CO2 तथा पानी जैसी पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं, इस पर चर्चा करें। तो कोशिका से CO2 अंदर तथा बाहर विसरण प्रक्रिया के द्वारा जाते हैं। जब कोशिका के बाहरी बाहरी पर्यावरण में CO2 की सांद्रता में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है, तो उच्च सांद्र विसरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाती है। CO2 एक कोशिकी अपशिष्ट है। CO2 एक कोशिकी अपशिष्ट है जो कोशिका में एकत्र होकर उसकी सांद्रता बढ़ाता है। जल के अणुओं की गति जब वर्णनात्मक परागण झिल्ली द्वारा हो तो उसे परागम कहते हैं, परासरण कहते हैं। इसे परासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस कारण परासरण में जल के अणुआत्मक परागण झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता निम्न जल की सांद्रता की ओर जाती है। ठीक। इसमें दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे आप। ठीक। प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक परागण में झिल्ली क्यों कहते हैं। तो आइए देखते हैं, प्लाज्मा झिल्ली के वर्णनात्मक झिल्ली क्यों कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली को झिल्ली वर्णनात्मक परागण में झिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है, सभी पदार्थों को नहीं, अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। ठीक। देखिए परागण। आगे हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पृष्ठ नंबर 70। तो देखिए, पृष्ठ नंबर 70 पे, क्या आप निम्नलिखित तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को भर सकते हैं जिससे कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट हो सके। तो देखिए, एक तरफ प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी तरफ यूकैरियोटिक कोशिका, इन्हीं के बारे में हम देखेंगे। पहला पॉइंट इसमें क्या है। पहला पॉइंट इसमें ये है कि एक आकार प्राय छोटा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार प्राय छोटा होता है, वहीं पे यूकैरियोटिक कोशिका का आकार प्राय बड़ा होता है, 5 से 10 माइक्रोमीटर, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में 10 माइक्रोमीटर, यानी 1 मीटर बराबर होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। केंद्रीय क्षेत्र। अब केंद्रीय क्षेत्र देखिए,
अब केंद्रीय क्षेत्र में हमें भरना क्या है? केंद्रीय क्षेत्र में हमें यही फिलअप करना है इसके आगे, केंद्रीय बहुत स्पष्ट होता है। केंद्रीय क्षेत्र बहुत, प्रोकैरियोटिक का केंद्रीय क्षेत्र बहुत स्पष्ट होता है। इधर देखिए, लिखा है, देखिए, बहुत ही स्पष्ट होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता। ऐसे अस्पष्ट केंद्र, ऐसे अस्पष्ट केंद्र, अरे, बहुत कम स्पष्ट होता है कि क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता। ऐसे अस्पष्ट केंद्र क्षेत्र में केवल क्रोमैटिक पदार्थ होता है और केंद्रकाएं कहते हैं। ठीक, वहीं पे देखिए केंद्रीय क्षेत्र यूकेरियोटिक में सुस्पष्ट है, जो चारों ओर से केंद्रक झिल्ली से घिरा रहता है। प्रोकैरियोटिक में क्रोमोसोम एक होते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम एक से अधिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में चौथी बार झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित, इसमें अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक में, और यूकेरियोटिक में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ठीक है दोस्त, तो आगे देखते हैं एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 73 पे। तो देखिए, क्या आप दो ऐसे अंगों का नाम बता सकते हैं? क्या आप दो अंगों का ऐसा नाम बता सकते हैं कि अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है? तो हाँ, बता सकते हैं। ऐसे दिए अंगों के नाम दो हैं। पहला एक माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा प्लास्टिड। इनमें इनमें इनके अपने आनुवांशिक डीएनए होते हैं। समझे? दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी कोशिका को संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव का नष्ट हो जाता है तो क्या होता है? यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक और रासायनिक प्रभाव से कारण नष्ट हो जाता है तो कोशिकाएं शोषण, वे पदार्थों को साफ करना, नए प्रोटीन बनाना, पोषण प्राप्त करना आदि कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं तथा अंततः कोशिका मृत हो जाते हैं, इसलिए और इसे लाइसोसोम पाचित कर देता है। तीसरा क्वेश्चन के बारे में, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो इसमें लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं, इसलिए लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है, देखिए चौथा क्वेश्चन, इसने दिया कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोई पूछे कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। ठीक, पाठ्यपुस्तक में हल प्रश्न, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक टेक्स्ट विद क्वेश्चन सॉल्व। पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में तुलना करो। तो एक तरफ पादप और दूसरी तरफ जंतु कोशिका। यह प्राय जंतु कोशिकाओं से बड़े आकार की होती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़े आकार की होती है। इसमें कोशिका भित्ति होते हैं, वहीं पे जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होते। जंतु कोशिका की जो है कि प्राय छोटे आकार के होते हैं। इनमें हरित लवक उपस्थित होते हैं, जंतु कोशिका में हरित लवक उपस्थित नहीं होते। इनमें प्लास्टिड उपस्थित होते हैं, इनमें प्लास्टिड अनुपस्थित होते हैं। इनमें सेंट्रोसोम तथा तारक केंद्र अनुपस्थित होते हैं। इनमें सेंट्रोसोम तथा तारक केंद्र उपस्थित होते हैं। इनमें केंद्रक कोशिका भित्ति के बगल में होते हैं। इनमें केंद्रक बिल्कुल मध्य में होते हैं। इसमें राजधानियां बहुत बड़ी होती है, इसमें राजधानियां छोटी होती हैं। गाल्जी उपकरण अलग अलग इकाइयों में डिक्टियोसोम का बना होता है। एक दिगाल एक ही गाल्जिकाय उपकरण होता है जो आसानी से दिखाई देता है। इसका संरचना जटिल एवं विकास होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसी भिन्न भिन्न है, तो ये था, हमने इसके बारे में पढ़ाई की है आप लोगों को। ठीक है, तो इधर देखिए, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा? यदि प्लाज्मा झिल्ली फट या टूट जाए तो कोशिकाएं लाइसोसोम फट जाएंगे और लाइसोसोम अपनी कोशिकाओं को पाचित करने लगेंगे। इस स्थिति में कोशिकाएं जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पदार्थ अंदर बाहर आसानी से अंदर बाहर आ जा सकेंगे, अतः कोशिका में रासायनिक पदार्थ का संगठन सुचारू रूप से नहीं रह पाएगा।
चौथा क्वेश्चन, यदि गाल्जी का उपकरण न हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा? यदि कोशिका में गाल्जी का उपकरण नहीं होंगे तो लाइसोसोम बनाना बंद हो जाएगा तथा कोशिका का अपशिष्ट निपटान नहीं हो पाएगा। गाल्जी उपकरण के बिना गाल्जी उपकरण के बिना ईआर में संश्लेषण पदार्थ कोशिका के अंदर अंतर्द्रव्य जालिका संश्लेषण पदार्थ की कोशिका के अंदर तथा बाहरी क्षेत्रों में आप नहीं आ पाएंगे, क्योंकि गाल्जी उपकरण में ये पदार्थ पैक किए जाते हैं और भेजे जाते हैं। गाल्जी उपकरण के बिना पदार्थों का संचय और रूपांतरण तब बंद करना नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। कोशिका का कौन सा अंग बिजली ग्रह और क्यों? हाँ, तो कोशिका का कौन सा अंग बिजली ग्रह और क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली ग्रह क्योंकि जीवन के आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं करने में माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक। प्रश्न नंबर 6, कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होते हैं? तो पहला, लिपिड और प्रोटीन चिकनी अंतर्जालिका लिपिड का संश्लेषण होता है। खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका पर लगे राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। लिपिड में जो है ना कि लिपिड होता है तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो देखिए, आइए समझते हैं। अमीबा अपना भोजन एडोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। अमीबा की प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली लचीली होती है, जिसकी सहायता से यह भोजन के कणों को ग्रहण कर लेता है। जब भोजन पदार्थ उसके संपर्क में आता है तो वह उसे चारों ओर से अपने कूटपाथ से घेर लेता है। यह एक प्लाली नुमा रचना होती है जिसे खाद्य रिक्तिका तथा खाद्य रसधानी कहते हैं। पाचन क्रिया एंजाइम के द्वारा खाद्य रसधानी में होती है। पाचित भोजन निकटवर्ती कोशिका द्रव्य द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा जिसका पाचन नहीं तथा जिसका पाचन पाचन तथा जिसका पाचन नहीं होता वह खाद्य रिक्तिका के माध्यम से बाहर निकल आता है। वो खाद्य रिक्तिका के माध्यम से बाहर आता है। तो देखिए, अमीबा कूटपाथ से भोजन पदार्थों को घेरना, कोशिका द्रव्य में भोजन पदार्थ के साथ एवं खाद्य राजधानी। प्रासरण क्या है? प्रासरण विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें जल के अणु वर्णात्मक परागरमी झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। ठीक। आगे देखिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित परासरण प्रयोग करें। छीले हुए आधे आलू के चारों टुकड़ों लो 4 टुकड़े लो। इन चारों को खोखला करो जिससे कि आलू की कप बन जाए। इसमें 1 कप को उबले आलू में अपना आलू के प्रत्येक कण को जल वाले बर्तन में रखो। अब कप 1 खाली रखो। कप बी में 1 चम्मच चीनी डालो। कप सी में 1 चम्मच नमक डालो तथा उबले आलू से बनाए गए कप डी में 1 चम्मच चीनी डालो। आलू के इन चारों कपों को 2 घंटे तक पश्चात उनका अवलोकन करो। प्रश्नों का उत्तर दो। बी तथा सी खाली भाग में जल जल के एकत्र हो गया, इसका वर्णन करो। दूसरा है, ए आलू इस प्रयोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ए तथा डी आलू के खाली भाग में जल एकत्र क्यों नहीं हुआ, इसका वर्णन करो। तो आइए देखिए इनके बारे में एक एक समझते हैं। ठीक। तो पहला क्या बोला, प्रासरण के कारण बी और सी जल एकत्रित हो जाता है क्योंकि कच्चे आलू से बने दोनों कप वर्णात्मक परागरम झिल्ली का कार्य करते हैं और जल परासरण विधि से खोखले आलुओं के भीतर चला जाता है। यह एक अल्परासरण दाबी विलयन तथा आलू के कपों के अंदर जाने वाले जल की मात्रा उससे बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी, परंतु कुछ समय बाद इसे चीनी और डाला जाता है तो पुनः जल आलू के कप में भीतर चला जाता है। ऐसा बहिर्परासरण के कारण होता है।
दूसरा नंबर क्वेश्चन, आलू ए नियंत्रण का कार्य करता है तथा यह एक मानक स्थिति है जिसे बी या सी तथा डी की तुलना की जाती है। इसमें इससे यह इंगित होता है कि आलू कप में जल की गति केवल अंदर से खाली होने पर नहीं हो सकती। तीसरा, आलू कप ए में जल एकत्रित नहीं हुआ क्योंकि आलू के अंदर 51 कोई या तो यह एक समपराशरण की स्थिति पराशरण की सांद्रता में उतना होना आवश्यक होता है। तो देखिए, इसके बारे में आप लोग ध्यान से डिस्कस कर सकते हैं, अपने से पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, तो बस यही पढ़ना था इस टॉपिक के लिए, इतना ही क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है दोस्त। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चालू करेंगे। ठीक, अगले वीडियो में। हम्म, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्त, आप लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ाएं, फिर हम लोग भी अच्छा अच्छा ही कंटेंट रखेंगे। बाय बाय दोस्त, टेक केयर।